ऑनलाइन कक्षा में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। पिछले के वीडियोज़ में हमने शिक्षा के अर्थ, शिक्षा की परिभाषा, शिक्षा के प्रकार, शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा के कार्य आदि आदि विभिन्न बिंदुओं के अंतर्गत हमने बृहत अध्ययन किया। उम्मीद करती हूँ कि ये सभी जानकारियाँ जो हैं आपके अध्ययन में सहायता पहुँचाएंगी। और आज अपने विषय के साथ उपस्थित हूँ जिसका शीर्षक है शिक्षा के अंग या घटक। शिक्षा के अंग के बारे में बात करें तो सभी विद्वान शिक्षा के अंग पर एक मत नहीं है। जैसे कि एडम्स महोदय ने शिक्षा के अंग के रूप में दो चीज़ों को स्वीकार किया है, वो है एक शिक्षक और दूसरा स्टूडेंट। इस प्रकार हम देखते हैं कि डीवी महोदय ने भी शिक्षा के दो अंग बताए हैं। एक है मनोवैज्ञानिक अंग और दूसरा है सामाजिक अंग। मनोवैज्ञानिक अंग के अंतर्गत विद्यार्थियों की, शिक्षार्थियों की मानसिक स्थिति का अध्ययन किया जाता है और सामाजिक स्थिति के अंतर्गत सामाजिक परिवेश, सामाजिक पर्यावरण आदि बातों का अध्ययन किया जाता है। और हम आगे बढ़ें तो देखते हैं कि रायबर्न महोदय जो हैं उन्होंने शिक्षा के 3 अंग बताए हैं। 3 अंगों में क्या है भाई? तो एक है विद्यार्थी, दूसरा है शिक्षक और तीसरा है पाठ्यक्रम। लेकिन 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए और इस क्रांतिकारी परिवर्तन के फलस्वरूप शिक्षा में शैक्षिक तकनीकी का समावेश हुआ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आप सभी को भी पता होगा कि शैक्षिक तकनीकी के प्रादुर्भाव से शैक्षिक जगत में शिक्षा के क्षेत्र में चमत्कारिक परिवर्तन हुआ। शैक्षिक तकनीकी के विकास से शिक्षा को एक नई दिशा मिली। शैक्षिक तकनीकी के विशेषज्ञों की दृष्टि से शिक्षा के 3 अंग होते हैं। एक विद्यार्थी, दूसरा शिक्षक और तीसरा शिक्षण अधिगम की परिस्थितियाँ। और ये तीसरा बिंदु जो है शिक्षण अधिगम की परिस्थितियाँ, जिसके अंतर्गत ही शैक्षिक तकनीकी अपना बृहद प्रभाव दिखाता है। शिक्षण अधिगम की परिस्थितियों को अनुकूल बनाता है, प्रभावी बनाता है और जिसका परिणाम होता है कि शिक्षा का जो उद्देश्य है वो सबल बनता है। शिक्षण अधिगम की परिस्थितियों में पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ, शिक्षण सामग्रियाँ, मूल्यांकन विधियाँ, प्राकृतिक वातावरण और सामाजिक वातावरण आते हैं। आज आधुनिक युग में अधिकांश विद्वान इन सभी चीज़ों को शिक्षा का अंग मान रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम शिक्षा के अंगों में से बहुतायत रूप से विद्वानों द्वारा स्वीकार किया गया जो बिंदु है हमारे सामने, उनमें से पहला बिंदु के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, वह है शिक्षक। देखिए, पूरी पठन पाठन की प्रक्रिया है या शिक्षा की प्रक्रिया है, उसमें शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर हम बात करें
कि हम विकास की नित नई ऊंचाइयों को छूते जा रहे हैं, निरंतर अपने लक्ष्यों को तेज़ी से प्राप्त कर रहे हैं, शिक्षा के लक्ष्यों को, शिक्षा के उद्देश्यों को। परंतु क्या हम शिक्षक के अभाव में क्या इन सभी उपलब्धियों को प्राप्त करने की कल्पना कर सकते हैं? नहीं, यह बिल्कुल कोरी है। न शिक्षा के उद्देश्य, न शिक्षा के लक्ष्य, कुछ भी शिक्षक के अभाव में प्राप्त करना मुश्किल है। देखिए, अब हम शिक्षक के बारे में जानेंगे कि शिक्षक किसे कहते हैं। जिस प्रकार हमने पिछले वीडियोज़ में शिक्षा के अर्थ को समझा था, व्यापक रूप में, संकुचित रूप में, ठीक उसी प्रकार शिक्षक के बारे में भी हम समझेंगे, व्यापक अर्थ में और संकुचित अर्थ में। शिक्षक के अगर व्यापक अर्थ की बात करें तो हम अपने जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। हम ये शिक्षा ग्रहण करने का कार्य किसी से भी कर सकते हैं, चाहे वो एक छोटा बच्चा हो, रास्ता चलता व्यक्ति हो, बाजार हो, हाट हो, घर हो, परिवार हो। ये शिक्षा का व्यापक अर्थ है। और शिक्षा का संकुचित अर्थ है कि विद्यालयी चारदीवारी के भीतर जो एक निश्चित पाठ्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान किया जाता है, वह संकुचित अर्थ है शिक्षा का। तो हम देखते हैं कि ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम शिक्षा और शिक्षक के व्यापक अर्थ को समझ रहे हैं, ठीक उसी प्रकार शिक्षक के अर्थ को भी समझें हम तो वही है कि एक निश्चित स्थान पर पूर्व निर्धारित शिक्षण विधियों द्वारा पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम का ज्ञान देने वाले व्यक्ति नहीं, विशेष व्यक्ति को शिक्षक कहते हैं। एक बार हम फिर से रिपीट करेंगे। एक निश्चित स्थान पर पूर्व निर्धारित शिक्षण विधियों द्वारा पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम का ज्ञान देने वाला विशेष व्यक्ति शिक्षक कहलाता है। यह हो गया शिक्षक शब्द का संकुचित अर्थ। और बृहत रूप में अगर हम बात करें तो फिर वही शिक्षा की तरह हो जाता है कि हम अपने जीवन में जिससे भी कुछ सीख लेते हैं वही हमारा शिक्षक हो जाता है। वह शिक्षक प्रकृति हो सकती है, वह शिक्षक वातावरण हो सकता है, वह शिक्षक हमारा समाज हो सकता है, वह शिक्षक हमारे समाज में रहने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, इत्यादि इत्यादि बातें इसमें सम्मिलित हैं। प्राचीन काल में शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण अंग था। हम रामायण काल की बात करेंगे, महाभारत काल की बात करेंगे तो देखेंगे कि गुरुकुल पद्धति थी और राजा का बेटा भी सामान्य लोगों के बच्चों के साथ गुरु के आश्रम में रहकर पढ़ता था और गुरु जी द्वारा जो ज्ञान दिया गया, जो पाठ याद कराया गया, वही इम्पोर्टेंट है, वही महत्वपूर्ण है और विद्यार्थी को वही याद करना है। उस याद करने के अलावा कुछ सोचना नहीं है। अब हम कहेंगे कि शिक्षा की प्राचीन स्थिति को अगर हम भारत में देखते हैं तो जो इस शिक्षक है वो ईश्वर का प्रतिरूप होता है। जो शिक्षक ने बात कह दिया वह शिक्षार्थियों के लिए ब्रह्म वाक्य होता था और उस ब्रह्म वाक्य को विद्यार्थी कंठस्थ कर लेते थे। शिक्षक की आज्ञा का पालन करना ही विद्यार्थी का एकमात्र कर्तव्य था। शिक्षा में उनकी रुचियों और विशेषताओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। यानी जिस प्रकार हम आज चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में देखते हैं कि बालक की रुचि और अभिरुचि ही सर्वश्रेष्ठ है, प्रमुख है, महत्वपूर्ण है, उसी के बारे में हम बात कर सकते हैं। लेकिन प्राचीन काल में ऐसा नहीं था।
शिक्षक की बात ब्रह्म वाक्य और उस ब्रह्म वाक्य का अनुपालन करना ही छात्र का परम कर्तव्य। प्राचीन काल में शिक्षा में शिक्षक की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण थी। इन बातों से हम स्पष्ट रूप से जान पाते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि आधुनिक युग में शैक्षिक तकनीकी के प्रादुर्भाव से या अन्य तकनीकियों के प्रादुर्भाव से शिक्षा का महत्व घटा है। घटा जरूर है, परंतु हम नकार नहीं सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक की आवश्यकता ही नहीं है। स्थान गौण जरूर है पर नगण्य नहीं है। अब वह शिक्षा केंद्र नहीं, लेकिन फिर भी उनका स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षक के बिना आज भी शिक्षा की प्रक्रिया सुचारू रूप से नहीं चल सकती। आज के युग में शिक्षक का उत्तरदायित्व और भी बढ़ गया है। आज शिक्षक बालक के वातावरण का एक महत्वपूर्ण अंग ही नहीं, वरन वह संपूर्ण वातावरण का निर्माता भी हो गया है। आज शिक्षक बालक को जो ज्ञान देता है, उससे बालक की योग्यताओं क्षमताओं का विकास होता है। उनकी रुचियों को जागृत करता है, उनके गुणों को जागृत करता है, उनमें चारित्रिक एवं नैतिक गुणों का विकास करता है। अब हम एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं कि आज शैक्षिक तकनीकी के प्रादुर्भाव ने क्लासरूम टीचिंग को अत्यंत प्रभावी बनाया है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट सामग्री है स्मार्ट क्लास। तो क्या इस स्मार्ट क्लास में जो कंटेंट है वो बिना शिक्षक के हो सकता है, डला सकता है, आ सकता है? नहीं आ सकता है। क्या शिक्षक के बिना ऑपरेट किए हुए वो हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो हम बात करेंगे कि हम तमाम नई तकनीकियों की ओर अग्रसर हो रहे हैं। उन तकनीकियों के सहारे ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहे हैं, परंतु इन ऊंचाइयों को प्राप्त करने में शिक्षक की भूमिका अत्यंत आवश्यक है। शिक्षक का मार्गदर्शन अत्यंत आवश्यक है। हम यह कह सकते हैं कि शिक्षक के बिना इन ऊंचाइयों को हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा के लक्ष्य को, शिक्षा के उद्देश्य को हम शिक्षक के अभाव में बिल्कुल भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अब शिक्षा के अंग में अगला बिंदु हमारा है शिक्षार्थी, विद्यार्थी, स्टूडेंट, कई नामों से हम जानते हैं। तो अब हम देखते हैं कि शिक्षा के अंग में विद्यार्थी कितना महत्वपूर्ण है। देखिए, हम लाख शैक्षिक तकनीकियों का विकास कर लें, पाठ्यक्रम का निर्माण कर लें, योग्य शिक्षक नियुक्त कर लें, परंतु क्या विद्यार्थी के बिना ये सारी प्रक्रिया जो है सफल हो पाएगी? शिक्षा प्रक्रिया जो है उद्देश्य को प्राप्त कर सकेगा? नहीं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विद्यार्थी जो है शिक्षा का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। विद्यार्थी के अभाव में शिक्षक चाहे कितना भी भाषण दे ले, कितना भी क्रियाएं प्रक्रियाएं करती रहें, कितने भी आदर्श प्रस्तुत करते रहें, परंतु जब तक शिक्षक के सामने विद्यार्थी उपस्थित नहीं है, तो ये सारी बातें, सारी प्रक्रिया व्यर्थ है। अब हम देखते हैं कि आज की जो शिक्षा पद्धति है वो चाइल्ड सेंटर्ड है। तो शिक्षा के केंद्र में शिक्षक नहीं है, विद्यार्थी हैं। आज विद्यार्थी का स्थान प्रमुख है और शिक्षक का स्थान गौण है। इसी संबंध में एडम्स महोदय ने कहा है कि
शिक्षक जॉन को लैटिन पढ़ाता है। शिक्षक जॉन को लैटिन पढ़ाता है, ऐसा एडम्स महोदय ने कहा। देखिए, प्रसिद्ध विचारक एडम्स महोदय के अनुसार इस वाक्य में बहुत ही गूढ़ता है। कैसी गूढ़ता? यानी शिक्षक को अपनी भाषा पे तो पकड़ होनी चाहिए, तब तो वो लैटिन भाषा पढ़ाएगा ना। अपनी भाषा पर पकड़ होनी चाहिए और दूसरे जॉन को भी समझना चाहिए, समझने की क्षमता होनी चाहिए। यानी आधुनिक शिक्षक को बच्चे और अपने विषय दोनों पर पकड़ होनी चाहिए। अपने विषय पर पकड़ तो उसका प्रमुख कार्य है, और बिना बच्चे को समझे बिना वह एजुकेशन नहीं दे सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षक को जॉन और लैटिन भाषा दोनों को जानना परम कर्तव्य है। एक शिक्षक को जितना अपने विषय पर ज्ञान होना आवश्यक है, उसी प्रकार उसे बच्चे की रुचि, अभिरुचि, उसकी प्रवृत्ति, उसका स्वभाव आदि बातों को भी जानना आवश्यक है। आधुनिक युग मनोविज्ञान का युग है। मनोविज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है कि शिक्षा में बालक की प्रकृति महत्वपूर्ण है। उसको समझे बिना शिक्षा की प्रक्रिया नहीं चल सकती। इसलिए आज की शिक्षा जो है, समस्त योजनाएं, आज की शिक्षा की समस्त योजनाएं बालक को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। पाठ्यक्रम, पाठन विधि, पाठ्य विषय, पुस्तकें आदि की रचना बालकों की प्रवृत्ति के अनुसार की जाती है। आधुनिक युग में शिक्षण विधियों की अगर हम बात करते हैं तो कई सारी विधियां हैं। किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, डाल्टन योजना, ह्यूरिस्टिक विधि आदि आदि कई सारी विधियों का विकास किया गया ताकि बच्चे जो हैं अच्छे प्रकार से सीख सकें, भले प्रकार से सीख सकें। आज शिक्षक के लिए अपने विषय के ज्ञान के साथ साथ बाल मनोविज्ञान के ज्ञान का भी आवश्यक है। अब हम बात करते हैं कि अगर शिक्षा के अंगों में विद्यार्थी महत्वपूर्ण बिंदु है, तो शिक्षक का यह दायित्व है कि वह बाल मनोविज्ञान का अध्ययन भली प्रकार करें और बालकों की वैयक्तिक विभिन्नता को समझकर उन्हें मार्गदर्शित करें, उन्हें उनके अनुसार शिक्षा प्रदान करने की निर्देशन दें। वे अपने पाठ को, अपने पाठ्यक्रम को किन विधियों के माध्यम से उन्हें सिखाएंगे कि वह टिकाऊ एवं प्रभावी होगा। तो बालक को समझने के लिए शिक्षक को मनोविज्ञान का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। बालक जो है वह क्या करना चाहता है, वह कैसे स्थिति में रहना चाहता है, उसकी मानसिक स्थिति क्या है, उसका सामाजिक परिवेश कैसा है, उसका पारिवारिक परिवेश कैसा है, आदि तमाम बातों को शिक्षक जानकारी रखे। आधुनिक शिक्षा की यह मांग है, तभी हम विश्व पटल पर अपने को स्थापित कर सकते हैं। क्योंकि वर्तमान युग में जो शिक्षा जो है वह चाइल्ड सेंटर्ड है, बाल केंद्रित है, और बाल केंद्रित शिक्षा होने से शिक्षा में बहुत बदलाव आया है। हम बहुत इस क्षेत्र में आगे भी बढ़ चुके हैं। तो शिक्षक का दायित्व सिर्फ यह नहीं है कि वह सिर्फ अपने विषय का ज्ञान रखे, नहीं, वह अपने विषय के अलावे बालक की प्रकृति और समझने की क्षमता भी सबल करे, उस क्षमता को डेवलप करे। उस बात को जानने की आवश्यकता है कि बालक जो है वो, उसकी जो रुचि है, उसका जो झुकाव है किस ओर है,
जिसके माध्यम से शिक्षक उसको उस दिशा में निर्देशित कर सकता है। इस कड़ी में बस इतना ही, आगे के बिंदुओं में हम थोड़ी देर में करेंगे।